हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भौतिकी में फर्स्ट ईयर क्लास 11 के ऊष्मा वाले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऊष्मा और कार्य के संबंध में अध्ययन किया था कि ऊष्मा और कार्य दोनों ऊर्जा हैं। ऊष्मा से कार्य और कार्य को ऊष्मा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये पिछले वीडियो में इस पर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ऊष्मा और कार्य ऊर्जा के दो रूप हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर भी है, वह भी बताया गया था। क्या अंतर है? आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा, कुछ मुख्य पद। तो सबसे पहले ऊष्मा गतिक निकाय। ऊष्मा गतिक निकाय क्या होते हैं? तो एक द्रव्य हो मतलब एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें बहुत सारे परमाणु हों, अणु हों, फिर उसको परिवर्तित करने वाला माध्यम हो, उसका ताप हो, उसमें आयतन हो, दाब हो। इन सब राशियों को हम लोग ऊष्मागतिक के चर के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। और कोई भी ऊष्मागतिक निकाय जो है 3 प्रकार का हो सकता है: ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। खुला निकाय, बंद निकाय और ये विलगित निकाय। खुला निकाय मतलब जब द्रव्य से ऊर्जा जो है आसानी पूर्वक परिवेश में जा सके, या परिवेश से ऊर्जा जो है आसानी पूर्वक उस द्रव्य के भीतर आ सके, तो ऐसे निकाय को हम लोग खुला निकाय कहते हैं। जैसे तालाब का पानी और वायुमंडल। तो तालाब के पानी से ऊष्मा वायुमंडल में जा सकता है, वायुमंडल से ऊष्मा जो है तालाब के पानी में जा सकता है। या अन्य भी ऐसे जगह पे जहाँ पे ऊष्मा के आने जाने या ऊर्जा के आने जाने का कोई प्रतिबंध या रोक न हो, उसको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। फिर बंद निकाय, ऊष्मा को द्रव्य के कुछ एक निश्चित मात्रा को लेकर किसी पिस्टन के अंदर अगर बंद कर दिया जाए, तो उसका संपर्क जो है और बाकी पिस्टन को कुचालक पदार्थ से बना के उस पिस्टन के भीतर डाल दिया जाए, तो वह निकाय जो है एक या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द्रव्य का एक सीमित भाग लेकर जब उसमें हम ताप, दाब या अन्य कारकों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बंद निकाय। आइसोलेटेड निकाय मतलब विलगित निकाय। विलगित निकाय वह निकाय होता है जिसमें ऊष्मा को जो है कि परिवेश को न तो दिया जा सके और ना ही परिवेश के द्वारा, परिवेश से ऊष्मा उस निकाय के द्वारा लिया जा सके। ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय। ऊष्मा गतिकी के चर कौन कौन होते हैं? ऊष्मा गतिकी के चर होते हैं ताप, दाब, आयतन, सांद्रण, घनत्व। ये सब ऊष्मा गतिकी निकाय के चर कहलाते हैं। ऊष्मा गतिकी निकाय के चर के बाद कोई दो निकाय हों, तो वो दो निकाय आपस में साम्य अवस्था में कब कहलाते हैं, या तापीय साम्य की अवस्था में कब कहलाते हैं? तो जब दो निकाय को आपस में संपर्क में लाया जाए या उनके बीच में चालक पदार्थ रखा जाए, और जैसे मान लीजिए एक निकाय आपका पास यहाँ पे है, एक गैसों से भरा एक जार है या कोई पात्र है, और एक दूसरा पात्र है, और इसको बीच में कुचालक पदार्थ से इसको बाउंड किया गया है। अब इस कुचालक को सुचालक से बदलने पर, सुचालक इस बैरियर को कुचालक से सुचालक बदलने पर यदि ऊष्मा ए से बी में न जाए, बी से ए में न जाए, तो ये दोनों निकाय जो है तापीय साम्य की अवस्था में कहलाते हैं या कहे जाते हैं। इसके बाद हम लोगों का है ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मा गतिकी के कुल 2 नियम हैं। प्रथम नियम और द्वितीय नियम को आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसके पहले ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम क्या है, उसके विषय में इसका कथन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम है कि जब ऊष्मागतिक निकाय परस्पर तापीय साम्य में होते हैं, तब जिस ऊष्मागतिक चर का मान समान होता है उसे ताप कहते हैं। या इसको और सरल भाषा में भी कह सकते हैं कि यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है, यदि 2 निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ए और बी के बीच में भी तापीय साम्य होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तापीय साम्य।
तापीय साम्य की अवस्था वह अवस्था होती है जब किसी एक निकाय के द्वारा न तो ऊर्जा या ऊष्मा दी जाती है और ना ही दूसरे निकाय के द्वारा भी न तो दिया जाता है न ही लिया जाता है। तो इसे हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहते हैं। इसको अपने और भी सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि यदि निकाय सी निकाय ए के साथ भी तापीय साम्य में है, निकाय सी निकाय बी के साथ भी तापीय साम्य में है, तो ए और बी ये दोनों सिस्टम भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। यही है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अभी हम लोग कुछ टॉपिक्स के बाद उसको पढ़ेंगे, लेकिन यह ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कि अगर एक निकाय किन्हीं दो निकायों के साथ तापीय साम्य में अलग अलग है तो वे दो निकाय आपस में तापीय साम्य में होते हैं। यह है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। केवल भाषा में ही है, इसमें कुछ गणितीय एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद से ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कृत कार्य, इसके बाद का टॉपिक है ऊष्मागतिक निकाय के द्वारा कृत कार्य। ऊष्मागतिक निकाय के द्वारा कृत कार्य। जैसे मान लीजिए कि एक पिस्टन है और इस पिस्टन में कोई गैस भरा हुआ है और इस पिस्टन पे भार लादने से इसका आयतन घट जा रहा है, या ये भार इस पे रखने से इसका ये जो पिस्टन है ये थोड़ा नीचे आ रहा है और ये ds दूरी जो है क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो इस ds दूरी तय करने में जो बाहर से ये दाब लगाया गया, जो दाब उत्पन्न किया गया या जो बल लगाया गया, उस बल के द्वारा ये विस्थापन हुआ तो कार्य हुआ। अब कार्य कितना हुआ, जबकि ये गैसीय पदार्थ है, उसके लिए अगर हम लोग काम करें तो कार्य का सीधा और सरल सूत्र होता है क्या, कार्य बराबर सीधे सीधे होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पूरा दिख रहा है कि ये बल तो अभी हम लोग देखेंगे कितना होगा, लेकिन विस्थापन कितना हो रहा है ds। अब बल कितना होगा, तो बल के लिए यहाँ पे मान लीजिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है कैपिटल A है, जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है कैपिटल A है, और इसके ऊपर जो दाब लगाया गया वो दाब इस पर P है। तो फिर शुरू से माना A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला एक सिलेंडर है, उसमें लगे पिस्टन पे P दाब लगाने से पिस्टन ds दूरी आगे विस्थापित हो जाता है। तो कृत कार्य कितना होगा उसकी गणना करनी है। तो कृत कार्य सीधे सीधे होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब चूंकि ये विस्थापन कम है तो कार्य भी कम होगा, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे बल को प्राप्त करना है। तो बल कैसे प्राप्त होगा, तो होता है वो क्या होता है सूत्र, वो दाब बल और क्षेत्रफल का संबंध, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से बल का मान निकल जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल, और इस मान को यहाँ उठा कर रख देंगे तो कृत अल्प कार्य हो जाएगा। यहाँ बल गुणे विस्थापन लिख लिया जाए तो यहाँ dw अल्प कार्य मिलेगा P इंटू A इंटू ds। ये हो गया बल और ये हो गया विस्थापन। लेकिन अब A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ds है विस्थापन या दूरी या ऊंचाई, तो ये राशि मिल के दे देगा क्या, इस आयतन का परिवर्तन जो पिस्टन के नीचे आने पर इसके गैस के आयतन में कमी हुई है उसमें होने वाला परिवर्तन, अर्थात ये दे देगा हम लोगों को P इंटू dv। ये है कृत कार्य अल्प मात्रा में। अब मान लीजिए इस गैस का प्रारंभिक आयतन V1 है और इसको कंप्रेस करके V2 आयतन तक दबाया जा रहा है, या प्रारंभिक आयतन कम है और इसके आयतन को बढ़ा के अधिक किया जा रहा है किसी भी तरीके से। तो जब कार्य किसी निकाय पर किया जाता है तो वह कार्य धनात्मक होता है, जब कार्य निकाय के द्वारा किया जाता है तो ऋणात्मक होता है। तो यह गणना हम धनात्मक कार्य का करेंगे, इसलिए आयतन को V1 से V2 तक ले जाने में किया गया कार्य। अब ये पूरा कार्य निकलेगा और ये पूरा कार्य हो जाएगा, पूरा कार्य W इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसी का हम लोग इंटीग्रल कर लेंगे इसका V1 से लेके कहाँ तक, V2 तक, P
P इंटू डी वी। अब ये हो जाएगा W इज इक्वल टू P, और यहाँ पे डी वी के रिस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रल करेंगे लोग तो ये V होगा। अब ये हो जाएगा V2 माइनस V1, और इसको हल करेंगे लोग तो हो जाएगा W बराबर P इंटू डेल्टा V, यानी किया गया कार्य बराबर दाब गुणे आयतन में परिवर्तन। यही ऊष्मागतिकी निकाय में किया गया कार्य का वो क्या कहते हैं मान, कि किसी गैस के आयतन को घटाया जाए तो कार्य इतना होगा, और किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं के द्वारा कार्य किया जाएगा, और गैस के अणुओं के द्वारा कार्य किए जाने के कारण गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। तो गैस के आयतन को जब इंक्रीज करते हैं तो उसका तापमान घटता है, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, जब उसके आयतन को कम करते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आप देखे होंगे उसमें हवा डालते समय जो साइकिल के पहिए में हवा डालने वाला जो होता है पंप, उस पंप पे बार बार यहाँ से हम लोग दाब डालते हैं, इसका आयतन बार बार घटता है, और ये पाइप क्या होता है, पाइप कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। तो ऊपर से दाब डालने से उस गैस के अणुओं के आयतन में संकुचन होता है, आयतन कम होता है तो कार्य होता है। यही कार्य जो है यहाँ पे ऊष्मा के रूप में हम लोग को दिखाई देता है, और पाइप क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये आगे और इसमें आपको बातें और इसमें बताई जाएंगी। लेकिन अभी इस W बराबर P इंटू डेल्टा V पर एक आंकिक प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, एक छोटा सा आंकिक प्रश्न कि इसके प्रश्न कैसे होते हैं और कैसे हल किए जाते हैं, उसके ऊपर एक प्रश्न है। प्रश्न हम देख रहे हैं कि 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये जो है दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपको याद भी रहना चाहिए। इतना पास्कल का दाब जो है, 1 लीटर गैस का आयतन प्रसारित होकर 2 लीटर हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक आयतन 1 लीटर है और ये बढ़ के हो जाता है कितना, अंतिम आयतन जो है बढ़ के हो जाता है 2 लीटर। यहाँ पे कंप्रेस नहीं किया जा रहा है, यहाँ आयतन को बढ़ाया जा रहा है 2 लीटर। तो गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य गैस के द्वारा होगा, और कितना कार्य होगा, तो कार्य के लिए हम लोगों का वही सूत्र है, गैस के अणु के द्वारा कितना कार्य होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लीटर को बदलना होगा किस में, आयतन में, और वो MKS पद्धति में। तो 1 गुणे 10 का घात 3 कर देंगे तो ये घन मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणे 10 का घात 3 कर देंगे तो यह भी घन मीटर में चेंज हो जाएगा। तो कार्य गैस के अणुओं के द्वारा किया गया कार्य कितना, तो P गुणे डेल्टा V। P हम लोगों का वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵, और V2 मीन्स 2 इंटू 10⁻³ और माइनस प्रारंभिक आयतन है 1 इंटू 10⁻³ तो इसमें 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं 2 - 1, तो ये बचता है कितना 1.01 इंटू 10⁵, और यहाँ बच जाएगा हम लोगों का कितना 1 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे लोग तो 5 + 5 - 3 + 5 - 3 हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻² जूल में ये किया गया कार्य है, तो इसका यूनिट जो जूल होगा, और 10⁻² मीन्स 101 जूल। तो यदि किसी गैस का आयतन 1 लीटर से बढ़ाकर 2 लीटर कर दिया जाए, यदि किसी गैस का आयतन 1 लीटर से बढ़ाकर 2 लीटर कर दिया जाए, तो गैस के अणुओं के द्वारा किया गया कार्य होगा 101 जूल। इसका उल्टा यदि किसी गैस का आयतन 2 लीटर से घटाकर 1 लीटर कर दिया जाए, तो गैस के अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी, और बढ़ी ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, तो 101 जूल कार्य बाहर से करना पड़ेगा। और गैस के आयतन में जब वृद्धि होगा तो कार्य जो गैस के अणुओं के द्वारा किया जाएगा, और गैस के अणुओं का तापमान क्या होगा, कम होगा। तो यह है ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य। अब इसके बाद से हम लोग PV वक्र की सहायता से भी कार्य की गणना करेंगे, और PV वक्र की सहायता से कार्य निकालने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं से PV वक्र प्राप्त है, इस पे मान लीजिए P है, ये दाब का अक्ष है, और ये V का अक्ष है, तो वो नियत दाब पे आयतन में परिवर्तन हो या दाब में परिवर्तन के साथ आयतन में परिवर्तन हो, तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा। अगर वक्र आपको AB मिला हुआ है, तो AB और V के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और इनके बीच घिरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा, इसी क्षेत्रफल के द्वारा जो है कृत कार्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
ये जो है टॉपिक जो है यूज किया जाता है सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें हम लोग विशेष स्थिति वगैरह देख के अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।